हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि टीटी का अब एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो ऐसे में आप सिर्फ मैथ को पढ़े ये ठीक नहीं होगा, तो आपको हिंदी और जो 4 सब्जेक्ट्स हमारे हैं उनको भी लेकर चलेंगे। तो आज हम यहाँ से हिंदी स्टार्ट करेंगे और हो सकेगी तो पर डे आपको हिंदी की भी एक क्लास मिलती रहेंगी। तो आज हम जो हिंदी में पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो है 52। अब हम यहाँ पे कहें कि जो 52 आपके वर्ण है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? एक है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। अब यहाँ से स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। अब स्वर को देखा जाए तो यहाँ पे स्वर के भी 3 भाग है। एक होता है मूल स्वर और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा दिया है संधि स्वर या फिर इन्हें संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर जिनके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं ली जाती। वैसे आप व्यंजन के बारे में ये पढ़ते होंगे कि व्यंजन वो होते हैं जो बिना किसी मूल स्वर के सहायता के हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पे स्वर भी वही है जो वो मूल स्वर कहलाते हैं, जिन्हें हम किसी दूसरे स्वर की सहायता के बिना बोलते हैं, वो हमारे मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से आते हैं? आपका अ, ई, उ और री। देखिए यहाँ पे जो अ, ई, उ है इसका दीर्घ रूप भी हम लेते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ना बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, तो ये भी इसमें गिने जाते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? मूल स्वर। संधि स्वर या जिन्हें 2 स्वरों को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे अ प्लस आ यहाँ पे दिखा दिया गया है आ, लेकिन संयुक्त स्वर में हम डायरेक्ट ये पढ़ सकते हैं कि अ में जब हम ई जोड़ते हैं तो ए बनता है, जब इस अ में ए जोड़ते हैं तो बड़ा ए बनता है, और अ में जब उ जोड़ते हैं तो ओ बनता है, और जब इसी अ में ओ को जोड़ते हैं तो औ बनता है। ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनकी मात्रा अगर हम देखी जाए तो 3 मात्रा लगाई जाती हैं। अगर हम किसी को पुकारते हैं, जैसे हम कहें राम, कोई बालक है उसका नाम अगर राम है, हम कहें राम, तो वहाँ पे जो र में आ है उसकी प्लुत संज्ञा होती है, क्योंकि र में जो आ है वो खिंचता है और उसकी 3 मात्राएं लगाई जाती हैं। जैसे मेरा नाम ममता है, तो मुझे कोई पुकारेगा तो कहेगा ममता, तो त में जो आ छिपा हुआ है, आ की मात्रा है, इस ता में जो आ की मात्रा है उसको खींचा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्लुत स्वर। तो यहाँ से आपके हो गए स्वर। अब आ जाता है स्वरों का उच्चारण। हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं तो व्यंजन है। व्यंजन को यहाँ से देख ली, फिर मैं आपको इजीली तरीके से ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी। वे ध्वनियां जो बिना किसी स्वरों की सहायता के उच्चरित नहीं की जाती वो आपके व्यंजन कहलाती है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट परिभाषा है। वे ध्वनियां जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चरित नहीं हो सकती व्यंजन कहलाती हैं। जैसे क में जो तिरछी मात्रा आप देख रहे हैं ना नीचे एक लाइन, ये दिखाता है कि ये क जो है अपने आप में व्यंजन है, या आधा कह सकते हैं, क्योंकि जिस उसमें अ जब तक नहीं जुड़ता वो पूरा क नहीं बनता। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार, तो स्पर्श व्यंजन आपके आ जाते हैं, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, और आपके 13 स्वर। ये सब मिलाकर आपके 52 वर्ण बनते हैं। फिर यहाँ से आ जाता है व्यंजनों का उच्चारण, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो हम व्यंजनों के जो प्रकार है इनको समझ लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको समझेंगे। ये देखिए, आप क ख ग पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। ये हमने क ख ग लिख लिया है। अब यहीं पे हम इसको समझेंगे। क ख ग घ उच्चारण स्थान भी हम इसको इसी तरीके से समझेंगे, और जो व्यंजन के प्रकार है इनको भी यहीं से ऐसे ही समझेंगे। तो व्यंजन के प्रकार आप देखिए, क से जब आप म तक चलते हैं, आप म तक चलेंगे, क से आप म तक चलेंगे तो आपको कुल 25 वर्ण मिलेंगे। क से म तक चलेंगे तो आपको कुल 25 वर्ण मिलेंगे, और ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन, और ये कितने हैं? 25। फिर आपका य, र, ल, व आ जाता है। य, र, ल, व ये क्या कहलाते हैं? आपके अंतस्थ। यहाँ पे कहलाते हैं ये अंतस्थ, और इनकी संख्या कितनी है? 4। श, श, ह ये क्या कहलाते हैं? आपके ये ऊष्म। पहले ये देखिए कि अंतस्थ इन्हें क्यों कहा जाता है। हम सारे जब वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो वायु है वो बाहर निकलती है, लेकिन य, र, ल, व ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनके बोलने से वायु अंदर जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। फिर आपके श, 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 ह ये ऊष्म वर्ण है। इनको बोलते वक्त वायु बहुत ज्यादा गर्म होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ हो गया आपका
ऊष्म व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या भी आपकी 4 है। फिर ये आपका है छ, त्र, श्र और ज्ञ, ये क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है 4। ये 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में ये जो 2 वर्ण आप देख रहे हैं, ड और ढ, ये अतिरिक्त वर्ण होते हैं, इनकी गणना हिंदी वर्णमाला में होती है, लेकिन वही संस्कृत वर्णमाला की बात करें तो उसकी गणना इसमें नहीं होती। तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, आपके उच्छिष्ट वर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या कितनी है 2। अब यहाँ पे एक पॉइंट और छूटा है, क ख ग घ अंग, ये 5 आपकी क्या है, एक लाइन में 5 है, और आपके 5 लाइनें में कितने हो गए 25। और इनके जो 5वें अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है, 1 2 3 4 और ये 5वां, ये 5वां अक्षर देख रहे हैं। इसी तरह से इस 5 वर्ग के 5 अक्षर अनुनासिक कहे जाते हैं। नासिक के वर्ण अलग होते हैं, अनुनासिक अलग होता है। अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जिनको बोला तो मुख से जाता है, लेकिन बिना नाक की सहायता के उनका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा, ये अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। तो आप इन्हें यहाँ अनुनासिक लिख सकते हैं, अनुनासिक वर्ण। अब कितने प्रकार के आपके व्यंजन हो गए, देखिए, अनुनासिक, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और उच्छिष्ट। लेकिन अनुनासिक वर्ण भी 5 होते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जब हमने स्पर्श व्यंजन की काउंटिंग की तो हमने इन वर्णों को काउंट कर लिया था, इसलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि अनुनासिक वर्ण 5 तो होते हैं, लेकिन काउंटिंग इनकी नहीं होगी। फिर जब आप इन देखिए यहाँ पे स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और संयुक्त 4, उच्छिष्ट 2 वर्ण, इन सभी वर्णों को आप जोड़ देंगे तो आपको 39 यानी कि 40 वर्ण मिलेंगे। और इसी में आपके 13 स्वर होते हैं, आप 13 स्वरों को जोड़ दीजिए तो आपको कितने मिल जाएंगे, कुल 52 वर्ण मिल जाएंगे।